फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे। मैं प्रशांत सूर्यवंशी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम लोग हाजिर हुए हैं हिंदी का जादू लेकर, जिसमें सुपर टेट स्पेशल के 20 प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि कैसे हम लोग प्रश्नों को देखें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 1 क्या है? मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? तो देखिए, मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? तो खेल रहा है क्या है? आपकी क्रिया है। खेल रहा क्या है? आपका क्रिया है। और मिंकू क्या है? आपका इस क्रिया का कर्ता है। तो जिस भी वाक्य में एक कर्ता हो वह एक ही क्रिया हो, वह कैसा वाक्य होता है? आपका सरल वाक्य होता है। और इस वाक्य में भी क्या है? एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। तो पहले शब्द हम लोग देख लेते हैं किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जो पत्र आज आया कहाँ है? तो जैसे हम लोग इस चीज को बोलते हैं, जो पत्र आज आया, जो पत्र जैसे आप किसी से बोलो, किसी से कहोगे ना, जैसे आपका कोई पत्र आने वाला है, आप घर पे गए, आप अंदर गए तो आपने पूछा कि जो पत्र आज आया है, फिर आपने स्टॉप लिया, कहाँ है? तो जब आपने स्टॉप लिया तो वहां पे कौन सा चिन्ह लगेगा? आपका अल्प विराम लगेगा। ये देखिए यहाँ लगा है। और कहाँ है के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? आपका तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में देखिए यहाँ अल्प विराम आया है, उसके बाद यहाँ पूर्ण विराम आया है, मतलब इसके बाद कोई बात हुई ही नहीं, इसके बाद कोई बात नहीं हुई। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद क्या आता है? आपका जवाब मिलता है। तो जब जवाब मिलता है तब आप पूर्ण विराम लगा सकते हो, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रश्नवाचक प्रश्न के बाद आपका जवाब आएगा। जो पत्र आज आया है कहाँ है? देखिए दो अल्प विराम लगे हैं, कोई मतलब नहीं है। और जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो प्रश्नवाचक भी नहीं लगा है, तो यहाँ पे भी ये गलत ही लगा हुआ है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? सकर्म का मतलब क्या होता है? सकर्म का मतलब होता है कर्म के साथ, कर्म के साथ, सकर्म, कर्म के साथ। तो कौन सी ऐसी क्रिया है इन चारों में से जो कर्म के साथ है? जो कर्म के साथ है, तो कर्म के साथ वे क्रियाएं होती हैं जिनका प्रभाव किसी चीज के ऊपर पड़ता है। तो जैसे ए लिखना लिखा हुआ है, तो ए जब आप भी कोई भी चीज लिखोगे तो उसका प्रभाव उस चीज पर पड़ेगा। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लिख रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है ना किसी कोई कर्म बन रहा है ना। तो यह क्रिया कैसी है? ये सकर्मक क्रिया है। ए लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया, हंसना जो है वो अकर्मक क्रिया है, सी रोना भी अकर्मक क्रिया है और सोना भी अकर्मक क्रिया है। क्योंकि ये क्रियाएं तो है लेकिन इनका प्रभाव, इनका कोई कर्म नहीं बनता है। ठीक है, आप खुद में हंसो, खुद में रो और खुद में ही सो जाओ। तो एक ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन से होते हैं? जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं। तो जवान भी देखिए जातिवाचक संज्ञा है आपका, बालक भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, और मनुष्य भी क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति विशेष का बोध करा रहा है मनुष्य भी। लेकिन सुंदर जो है आपका, ये कैसा है? तो ये है विशेषण आपका। सुंदर क्या है? आपका विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम मतलब सबके नाम। तो जिसने, जिसने और वही, ये क्या है? आपके सर्वनाम है। तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा सही है? ए निजवाचक, बी संबंधवाचक, सी निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानना है। तो आप ये बात समझिए कि जिसने, जिसने और वही, जिसने और वही जब एक साथ आता है किसी भी वाक्य में, तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कि जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, जिसने का संबंध किससे हो गया है? तो वही से हो गया है। तो जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास?
प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, संयुक्त व्यंजन ज्या बनता है। तो गा और इया से नहीं बनता, गा और ना से भी नहीं बनता, ठीक है, का और गा से भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये कैसा बन जाएगा, ए आपका कैसा बनेगा, तो ए आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ज्ञा बन जाएगा। बी आपका कैसा बनेगा, तो आपका ऐसा गिन बन जाएगा। सी आपका कैसा बनेगा, सॉरी बी आपका कैसा बनेगा, तो बी आपका ऐसा बनेगा, हलंतित जा और इया, ठीक है। ये जो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका ज्या बन जाएगा। और इस इया से भी हलंत लगा के आप लोग क्या बाहर निकाल सकते हो, आ जो है वो आप बाहर निकाल सकते हो। तो सी तो आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और डी आपका कैसा बन जाएगा, डी आपका कैसा बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ज्या प्लस इया, ज्या जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छात्रा, ज्या और श्रा। नीचे दिए गए वाक्य में कारक बताइए। देखिए कारक का मतलब क्या होता है, कारक का मतलब होता है कारण। कारक का मतलब क्या होता है आपका, कारण। किसका कारण होते हैं ये, क्रिया का कारण। किसका कारण होते हैं, क्रिया, क्रिया का कारण। क्रिया का कारण क्या कहलाएगा आपका, कारक कहलाएगा। क्रिया का कारण क्या कहलाएगा आपका, कारक कहलाएगा। तो कौन कौन सा लिखा हुआ है, मैं काम से जा रहा हूं। इस वाक्य में कारक पहचानना है कि कारक, कारक कौन सा है, कारक तो है, कारक भी कौन सा है। तो ये देखिए करण कारक दे रखा है, अपादान कारक, संप्रदान कारक और कर्म कारक। तो मैं काम से जा रहा हूं, तो ये पूरी क्रिया हो रही है, किस कैसी क्रिया हो रही है, जा रहा हूं, ये क्रिया हो रही है। और जा रहा हूं क्रिया का कारक कौन है, तो काम ना, काम है। और ये देखिए ये करता है आपका, ये करता है। तो काम से जा रहा हूं, क्या है, काम से जा रहा हूं। तो से किस रूप में प्रयोग होता है, तो करण में भी प्रयोग किया जाता है और अपादान में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अपादान में किस रूप में प्रयोग किया जाता है, अलग होने के अर्थ में। किस अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। और करण कारक में किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ काम से अलग तो हो नहीं रहा, काम के से जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक करण कारक बिल्कुल ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन क्या है, एक करण कारक, मैं काम से जा रहा हूं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। अच्छा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो तत्सम तो देखो संस्कृत के समान, किसके समान है ये, उसके समान। उसके समान मतलब क्या, तत्सम, उसके समान, यानी किसके समान, संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। और तद्भव का मतलब क्या होता है, उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न, उत्पन्न यानी कि आपका किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत के समान है उन्हें तत्सम कहा जाता है, और जो संस्कृत से उत्पन्न माने जाते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। और देशज शब्द वे होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में जो गांव वाले होते हैं वो यूज करते थे, और अब वो हिस्सा बन गए हैं अपने बोलचाल का। जैसे लोटा हो गया, खटिया हो गया, इन शब्दों का इजाद नहीं पाया जाता है कि हाँ ये शब्द तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है। ये सारे शब्द किसमें आते हैं, आपके देशज में आते हैं। और संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेल और गाड़ी। रेल और आपका गाड़ी शब्द जो है ये आपका कैसा शब्द है, संकर शब्द है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, देशज बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है। बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है। तो देखिए एक फिक्रमंद व्यक्ति होता है और एक बेफिक्र होता है। तो यहाँ पे तो ठीक है, एक फिक्रमंद होता है और एक बेफिक्र होता है, अलग अलग बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फिजूल। फिजूल का मतलब क्या होता है कि बिना काम का। फिजूल का मतलब क्या होता है, बिना काम का। और बेफिजूल का भी मतलब क्या होता है, बिना काम का। तो यहाँ पे जैसे ये तो गलत लगा हुआ है, अगर फिजूल भी लिख दो। जब फिजूल है तो बे की कोई जरूरत नहीं। बे उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के प्रथम में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिजूल और बेफिजूल दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रोक टोक
जब आप रोक टोक लगा रहे हो तो रोक टोक, लेकिन कहीं अगर रोक टोक नहीं है तो क्या कहते हो आप लोग? बेरोक टोक। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे बे उपसर्ग लगा हुआ है और जिसके पास कोई भी रास्ता नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? बेचारा कहते हैं। तो चारा एक अलग शब्द है और उसके साथ बे उपसर्ग जब लग गया है तो एक नया शब्द के अर्थ की प्रतीत करा है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, इसमें कौन सा वाच्य है? वाक्य क्या कह रहा है? चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। तो देखिए कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, कर्ता भी नहीं है और कर्म भी यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। ये देखिए दो चीजें दिख रही हैं, एक चलते रहना दिख रहा है और विश्राम किया जाए, विश्राम करना ना दिख रहा है। दो चीजें दिख रही हैं और दोनों ही कैसी क्या है? तो दोनों अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। इनकी इस क्रिया का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ नहीं रहा है और इस वाक्य में इस क्रिया का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो अब विश्राम किया जाए भी कैसी क्रिया है? तो आपकी अकर्मक क्रिया है। तो जिस भी वाक्य में दो अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ हो वो कौन सा वाच्य होगा? आपका भाववाच्य होगा। यहाँ ना कर्ता है और ना ही क्रिया का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है, तो कोई कर्म भी होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास समझते हैं आप लोग? तत्पुरुष समास, ठीक है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ग्रहागत, ग्रहागत का मतलब क्या होता है आपका? ग्रह को आगत। क्या होता है? ग्रह को आगत, यानी ग्रह को, घर को आया हुआ, घर को आया हुआ, घर को आया हुआ, आया हुआ। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। और उसमें भी कौन सा सही होगा? तो कर्म तत्पुरुष। और पंचवटी में क्या है? तो आपका बहुव्रीहि समास है और आपका द्विगु समास भी है, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि कई सारे शब्द जो है वो दो समासों में भी आते हैं। तो पंचवटी में आपका द्विगु समास भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा, दोनों होगा। तो ऑप्शन आपका लेकिन कौन सा सही हो जाएगा? तत्पुरुष समास कौन सा है? ग्रहागत, ग्रह को आगत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। तो इसमें अलंकार पूछा गया है, तो श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या उपमा अलंकार। तो देखिए अलंकार क्या करते हैं? वो शब्दों के रिपीटेशन के द्वारा, शब्दों के बार बार कहे जाने के कारण क्या करते हैं? पूरी पंक्ति की शोभा जो है वो बढ़ा देते हैं, अलंकृत कर देते हैं। तो इसमें देखिए जिस भी जगह दो शब्द या दो से अधिक शब्द होंगे लेकिन उनका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा, वहां कौन सा अलंकार होगा आपका? वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, आप लोग जानते हो कि कनक एक अर्थ में लिया गया है सोने के अर्थ में, और एक कनक लिया गया है आपका धतूरे के अर्थ में। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सोना और धतूरे की बात हुई है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए और जग व पाए बौराए। तो मादकता इसमें ज्यादा है। किसमें ज्यादा है? सोने और धतूरे दोनों में मादकता क्या है? 100 गुनी ज्यादा है। कोई पाता है सोना तो वो बौरा जाता है, और जो खाता है धतूरे को वो बौरा जाता है। मतलब जो भी पाएगा, सोना या धतूरा पा गया और इस्तेमाल कर लिया, तो वो क्या कहते हैं, उसका दिमाग जो है थोड़ा सा खराब हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए, मतलब मादक ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यमक अलंकार बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कनक कनक दो बार प्रयोग हुआ है अलग अलग अर्थ में। पार्थिव शब्द का संबंध है, पार्थिव शब्द का संबंध है। तो ए दिया गया है जिसका संबंध मनुष्यों से है, बी जिसका संबंध प्रथा से है, सी जिसका संबंध ईश्वर से है, या डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिसका संबंध पृथ्वी से है वो क्या कहलाएगा? आपका पार्थिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका पार्थिव कहलाएगा। और जिसका संबंध ईश्वर ये मनुष्यों से है वो क्या कहलाएगा? आपका मानुषिक। क्या कहलाएगा? मानुषिक कहलाएगा। ठीक है, मानुषिक। और जिसका संबंध ईश्वर से है वो आपका क्या कहलाएगा? ईश्वरीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका ईश्वरीय कहलाएगा। तो जिसका संबंध पृथ्वी से है वो पार्थिव कहला रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, वरिष्ठ का पर्यायवाची है। वरिष्ठ का पर्यायवाची, तो ए बड़ा दिया गया है, बी श्रद्धेय दिया गया है, सी पूजनीय दिया गया है, या डी शिष्ट। तो वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ जब भी शब्द आता है तो हम लोगों के मन में आता है वरिष्ठ नागरिक मतलब क्या, पूजनीय है, श्रद्धेय है, शिष्टता में वरिष्ठ है, किस चीज में? नहीं, वो बस वरिष्ठ है मतलब कि बड़ा है, यानी ज्येष्ठ है। वरिष्ठ नागरिक का मतलब क्या कह सकते हैं, ज्येष्ठ भी इसका एक पर्यायवाची है। ज्येष्ठ का पर्यायवाची क्या है? बड़ा। बड़ा किसका पर्यायवाची है? आपका वरिष्ठ का। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक है यानी कि बड़ा नागरिक है वो, उसका श्रद्धेय नागरिक या पूजनीय नागरिक या शिष्टता से कोई भी संबंध नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मैला आंचल, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक आपके कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है ये मैला आंचल के लेखक हैं। और इनकी रचना क्या है? तो कितने चौराहे। कितने चौराहे भी इनकी एक रचना है जो बार बार पूछी जाती है, कितने चौराहे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। और उनका एक और क्या है, और ये क्या है? ये आंचलिक उपन्यास है। कैसा है ये? आंचलिक उपन्यास है, ये आंचलिक उपन्यास है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है आपके? विष्णु प्रभाकर जी हैं आपके आवारा मसीहा के लेखक। और आवारा मसीहा, मसीहा है और लिखी किसने है? विष्णु प्रभाकर जी ने। कई बार ये रचना पूछी गई है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो ए होली, बी बहन, सी व्यक्ति, या डी काला। तो विशेषण मतलब विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये कौन आपका विशेषण है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। काला जो शब्द दिया गया है ये क्या है? आपका विशेषण है। और ये क्या है? ये व्यक्ति है, बहन है, ये क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। और होली जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सारी संज्ञाएं हैं, डी काला क्या है? आपका विशेषण है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो विधिवाचक वाक्य होता है, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। फिर से आप लोग देखें तो पहला होता है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो कुल कितने भेद हो जाते हैं अर्थ के आधार पर? कुल 8 भेद हो जाते हैं वाक्य के। और आप लोग याद रखिएगा और 8 ही लगा के आइएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद कितने हैं? 8 भेद हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द क्या है? गरीबों शब्द क्या है? किसमें? ये वाक्य पूरा दिया गया है आपके सामने। गरीबों की सहायता करो, गरीबों शब्द क्या है? विशेषण है? नहीं। विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? तो जब आप देखोगे कि अगर गरीब होता तब भले ही या कोई भाववाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा। गरीब, गरीबों, एक जाति को रिलेट कर रहा है। गरीबों की सहायता करो मतलब जो गरीब हो उसकी सहायता करो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपकी जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही हो जाएगा। ना विशेषण है, ना विशेष है, ना भाववाचक। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और थैंक यू फॉर लर्निंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लास्ट तक बने रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं प्रशांत_सूर्यवंशी9 पे। यूट्यूब पे आप आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। फील फ्री टू सेंड एनी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप 7007856147। हम लोग आपके सारी क्वेरी के जवाब वहीं देते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए हो और नोट्स चाहिए हो तो आप वहां पे संपर्क कर सकते हो। और FB पे आप प्रशांत सूर्यवंशी अयोध्या सर्च करोगे तो प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। और मेल भी आप हमें कर सकते हो ps7078561447@gmail.com पे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।